नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 11वीं की विषय हिंदी की काव्य खंड के पाठ संख्या 8 बहुत दिनों के बाद कविता जो नागार्जुन द्वारा लिखित है उसे पढ़ा था। आज की कक्षा में पुनः हम बहुत दिनों के बाद कविता का एक भावार्थ जानेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत भी होंगे। बहुत दिनों के बाद कविता का वाचन हमने पिछली कक्षा में ही कर लिया था। आइए अब हम सीधे इसके भावार्थ को जानते हैं। प्रस्तुत कविता बहुत दिनों के बाद बाबा नागार्जुन द्वारा रचित है। कविता में कवि ने अपने उन दिनों का स्मरण किया है जब वह बहुत दिनों के पश्चात अपने गांव जाते हैं। लंबे समय के बाद गांव में आना तथा गांव के प्राकृतिक वातावरण को देखना उन्हें सुखद प्रतीत होता है। कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद उन्होंने गांव की पकी सुनहली फसलों को देखा, धान कूटती स्त्रियों को गाते सुना, गांव में ताजे ताजे मौलसिरी के फूलों का सुगंध भी महसूस किया। अपने गांव की पगडंडियों पर बिखरे धूल को नागार्जुन ने चंदन वर्णी धूल की संज्ञा दी है। गांव में जी भर ताल मखाना खाया और गन्ने को चूसा। इस उल्लास को कवि ने शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध के 5 बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। उपर्युक्त संपूर्ण कविता में कवि ने प्राकृतिक सुषमा जो उनके गांव में चारों ओर विद्यमान है उसका बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्रांकन किया है। बच्चों, हमने अभी अभी कविता के भावार्थ को भी जान लिया है। आइए एक एक करके हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहला और प्रमुख बिंदु है संपूर्ण कविता में ग्रामीण परिवेश का चित्रण। बच्चों, हमने जब कविता को पढ़ा था तो हमने देखा था कि कविता में पूरे ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। किस प्रकार नागार्जुन अपने गांव आते हैं और आने के पश्चात जब वे अपने गांव में घूम रहे होते हैं, खेतों के पास जाते हैं तो उन्हें पकी सुनहली फसलों की मुस्कान दिखाई पड़ती है जो उन्हें सुनहली प्रतीत होती है। साथ ही साथ वे खेतों में धान कूटती हुई स्त्रियों के कोकिल कंठी तान को सुनते हैं। पगडंडियों की धूल को उन्होंने चंदन वर्णी धूल कहा है। अपने गांव की मिट्टी की सोनापन को उन्होंने महसूस किया। वहाँ के मौलसिरी के फूलों के सुगंध उन्होंने प्राप्त किए। इस प्रकार गन्ना भी चूसा और साथ ही साथ उन्होंने गांव के समस्त शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस, रंग इन सभी को उन्होंने बिंबों के माध्यम से महसूस किया। तो बच्चों, इससे पता चलता है कि संपूर्ण कविता में ही ग्रामीण परिवेश का जिक्र हुआ है। आइए आगे के बिंदु को देखें। इंद्रिय अनुभव का जिक्र। बच्चों, कविता में जब नागार्जुन कहते हैं कि उन्होंने शब्द, स्पर्श, गंध महसूस किया तो यह इंद्रियता का ही जिक्र है। यानी जब हम शब्द को सुनते हैं, किसी स्वाद को, जब हम जिह्वा पर कोई स्वाद लेते हैं, जिस तरह उन्होंने गन्ने को चूसा, यह स्वाद की बात थी। जब उन्होंने सूंघा मौलसिरी के फूलों को, तब वह सुगंध की बात थी, गंध की बात थी। जब वे कहते हैं कि ताल मखाना उन्होंने खाया, यह भी सारी चीज़ें इंद्रियता से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि कविता में इंद्रियता का जिक्र है। आइए आगे देखें। कवि का उल्लास सर्वत्र व्याप्त। कवि पूरी कविता में उल्लासित है। उन्हें अपने गांव का वातावरण, प्राकृतिक सुषमा बहुत ही भा रहा है।
एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सौंदर्य चेतना। कवि को अपने गांव की छोटी से छोटी चीज़ों में भी सौंदर्य दिख रहा है। कहीं ना कहीं वह ग्रामीण परिवेश को सौंदर्य चेतना से देखते हैं। सौंदर्य चेतना कवि की कविता में पूर्णतः विद्यमान है। आगे देखते हैं। किसानी जीवन से लोकगीतों का अटूट संबंध। चूँकि कविता में कवि ने कहा है कि धान कूटती हुई स्त्रियां गा रही हैं और उन्हीं गाने को उन्हीं कोकिल कंठी तान को वह सुनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसानी जीवन में और लोकगीतों में अटूट संबंध है। चूँकि किसानी जीवन श्रम का जीवन होता है और जब भी श्रम होते हैं तो उसे हल्का महसूस करने के लिए श्रम गीत गाए जाते हैं। यही कारण है कि गांव में आपने देखा होगा, हमारे चारों ओर, हम जब गांव जाते हैं तो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ता है कि जब धान की फसलें बोई जाती हैं तो लोग गाते हैं। अगर जाता चलाई रही हैं स्त्रियां तो गाती हैं, फसलें काटती हैं तो वो गाती रहती हैं। संस्कार गीत, गीत के कई हैं रूप हैं, गीत के कई रूप हैं। लोकगीतों में लोक जीवन सर्वत्र व्याप्त रहता है। यही कारण है कि नागार्जुन ने उस ओर भी हमारी दृष्टि ले जाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि इनकी कविता में जब किसानी जीवन की बात आई, फसलों की बात आई, धान कूटने की बात आई, तो साथ ही साथ लोकगीतों का भी जिक्र किया है। आइए आगे देखते हैं। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण तो संपूर्ण कविता में व्याप्त ही है और सबसे आखिरी और प्रमुख बिंदु है नागार्जुन के व्यक्तित्व के विषय में। वह है घुमक्कर प्रवृत्ति और आधुनिक कबीर के रूप में नागार्जुन का जाना जाना। नागार्जुन का परिचय। बच्चों, हमने आज की कविता का भावार्थ और साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लिया है। आइए, कविता में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जिनका अर्थ जान लेना आवश्यक है। शब्द निधियों के माध्यम से कविता को जानेंगे। बच्चों, आपको स्क्रीन पर शब्द निधि दिखाई पड़ रही होगी। निधि का अर्थ होता है खजाना, शब्दों का खजाना। आइए हम देखें एक एक करके सारे शब्दों को जानें। पहला शब्द है जी भर। जी भर का अर्थ होता है मन भर या इच्छा भर। दूसरा शब्द है किशोरी। किशोरी का अर्थ होता है नई उम्र की लड़की, यानी कम उम्र की लड़की। कोकिल कंठी। कोकिल कंठी का अर्थ होता है कोयल जैसे मीठे स्वर वाली। गवई। गवई का अर्थ होता है ठेठ गांव की। चंदन वर्णी। बार बार मैंने कविता में कहा भी है और शब्द भी आए हैं, चंदन वर्णी धूल। तो यहाँ चंदन वर्णी का अर्थ होता है चंदन के रंग की। मौलसिरी। मौलसिरी को मौली श्री भी बोलते हैं। यह एक बड़ा सदाबहार पेड़ होता है जिसमें छोटे छोटे सुगंधित फूल लगते हैं। इसको बकुल भी बोलते हैं। ताल मखाना। ताल मखाना का अर्थ होता है एक प्रकार का मेवा जो मिथिला की ताल तलैयों में विशेष रूप से उपजाया जाता है। पगडंडी। पगडंडी का अर्थ होता है कच्चा पतला इकहरा रास्ता। नागार्जुन ने अपने गांव की पगडंडियों की चर्चा की है और यही पगडंडी हुआ। पगडंडी का अर्थ है इकहरा पतला रास्ता। तो बच्चों, हमने कई शब्दों को पढ़ा, उसके अर्थ को जाना और इस कविता को हमने संपूर्ण रूप से अब समझ लिया है। लेकिन हमारी समझ कहाँ तक विकसित हो सकी, इसकी हम जांच भी करेंगे। और इसकी जांच हम कैसे करेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो आइए अब हम पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को करते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिख रहे होंगे। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर हम खुद स्वयं इसका जानेंगे। पहला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? विधा का मतलब
प्रकार, ये कौन सी शैली में लिखी गई है? चलिए देखते हैं उत्तर। उत्तर है कविता। बहुत दिनों के बाद पाठ एक कविता है। दूसरा प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कविता के कवि कौन है? आपको उत्तर पता ही होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा नागार्जुन। तीसरा प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ? आपको स्मरण में होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। 1911 ईस्वी में, ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार। चौथा प्रश्न है, नागार्जुन का निधन कब हुआ? परिचय में हमने जाना था। चलिए, बहुत अच्छा। इसका उत्तर है 5 नवंबर 1998। पांचवा प्रश्न है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? चलिए उत्तर जानें। सही उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। छठा प्रश्न है, नागार्जुन का मैथिली साहित्य में साहित्यिक नाम क्या है? उत्तर है यात्री। यात्री उपनाम से नागार्जुन मैथिली साहित्य में लिखा करते थे। सातवां प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किस उपनाम से हिंदी साहित्य में रचना करते थे? छठा प्रश्न मैथिली साहित्य की बात थी और यह जो प्रश्न है वह हिंदी साहित्य की बात है, तो इसका उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन नाम से उन्होंने हिंदी साहित्य में रचना की। आठवां प्रश्न है, नागार्जुन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क्या होगा उत्तर? सही उत्तर है पत्रहीन नग्न गांच। नौवां प्रश्न है, पत्रहीन नग्न गांच किस भाषा में रचित काव्य संग्रह है? क्या होगा उत्तर? सही उत्तर है मैथिली काव्य संग्रह। पत्रहीन नग्न गांच मैथिली काव्य संग्रह है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 10वां प्रश्न है, नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में तथा कहाँ से प्रकाशित है? उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है 7 खंडों में, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली द्वारा। नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में प्रकाशित है। 11वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। 11वां प्रश्न है, नागार्जुन किस काल के कवि हैं? चलिए देखते हैं उत्तर। प्रगतिवाद अथवा प्रगतिशील धारा के प्रमुख कवि नागार्जुन जो हैं वह प्रगतिवादी कवि हैं। आइए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, आधुनिक कबीर की संज्ञा किस कवि को दी जाती है? क्या होगा उत्तर? सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन को आधुनिक कबीर की संज्ञा दी गई है। अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, स्वाधीन भारत के जन कवि के रूप में किस कवि को जाना जाता है? बिल्कुल सही। सही उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन जन कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। 14वां प्रश्न है, कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या जी भर सूंघा था? आपको याद होगा। चलिए उत्तर बताते हैं। मौलसिरी के ढेर सारे ताजे टटके फूल। कवि ने बहुत दिनों के बाद मौलसिरी के फूल को जी भर सूंघा था। 15वां प्रश्न है, कवि बहुत दिनों के पश्चात क्या छुआ था? चलिए याद कीजिए। उत्तर है अपने गांव की पगडंडियों की चंदन वर्णी धूल। कवि ने अपने गांव की चंदन वर्णी धूल को बहुत दिनों के पश्चात छुआ था। आइए अब हम 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या जी भर खाया था? चलिए उत्तर देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ताल मखाना
जो कि मिथिला के क्षेत्र में प्रसिद्ध भी है। तो ताल मखाना कवि ने बहुत दिनों के बाद अपने गांव जाने के बाद जी भर खाया था। आइए अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या जी भर भोगा था? क्या भोगा था? चलिए उत्तर देखते हैं। 5 बिंब हैं, गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श। इन्हें कवि ने जी भर अपने गांव में जाकर के भोगा था। गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श को। आइए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कविता में किस परिवेश का चित्रण है? बिल्कुल सही। सही उत्तर है ग्रामीण परिवेश का चित्र। पूरी कविता में ग्रामीण परिवेश हमें दिखाई पड़ता है। आइए अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, उनकी कविताएं लोक संस्कृति के इतना नज़दीक हैं कि उसी का एक विकसित रूप मालूम होती है। यह कथन किसका है? आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने नागार्जुन की कविताओं को लोक संस्कृति के नज़दीक कहा है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि यह एक उसी का विकसित रूप है। आइए अब हम 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या देखा? क्या देखा था? पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। सही उत्तर है कि कवि ने बहुत दिनों के बाद पकी सुनहली फसलों की मुस्कान को देखा था। आइए अब हम 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, कवि बहुत दिनों के बाद क्या जी भर सुन पाया था? अर्थात कवि ने क्या जी भर सुना था? क्या होगा उत्तर? उत्तर है धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। धान कूटने वाली किशोरियां जो गा रही थीं, उसे कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भर सुना था। आइए अब हम 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है, कोकिल कंठी का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? चलिए उत्तर देखते हैं। अर्थ है कोयल जैसे मीठे स्वर वाली। जिसका स्वर मीठा हो, कोयल के समान हो, उसे कोकिल कंठी कहते हैं। 23वां प्रश्न है, चंदन वर्णी का अर्थ क्या है? क्या है चंदन वर्णी का अर्थ? हाँ, बिल्कुल सही। चंदन वर्णी का अर्थ होता है चंदन के रंग की, यानी चंदन के वर्ण के समान। वर्ण का अर्थ होता है रंग, तो चंदन के रंग के समान। 24वां प्रश्न है, मौलसीरी किस प्रकार का पेड़ है? इसे हमने कविता में भी पढ़ा था। आइए देखते हैं उत्तर। उत्तर है एक सदाबहार पेड़ जिसमें छोटे छोटे सुगंधित फूल लगते हैं, या फिर उसे बकुल भी कहते हैं। आइए अब हम 25वें और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। ताल मखाना क्या है? ताल मखाना खाया था कवि ने, तो ताल मखाना क्या है? आइए उत्तर देखते हैं। एक मेवा जो मिथिला की ताल तलैयों में विशेष रूप से उपजाया जाता है, वह ताल मखाना कहलाता है। ताल मखाना मिथिलांचल का काफ़ी प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमने अभी अभी 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया और अपनी समझ को और विकसित किया। बच्चों, इतनी सारी प्रश्न उत्तर करने के बाद, शब्द निधियों के जानने के बाद और भावार्थ को भी जान लेने के पश्चात पुनः कविता का एक वाचन कर लेते हैं, ताकि कविता से हम पूरी तरह से जुड़ जाएं। आइए पुनः एक बार इस कविता का वाचन करें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर बहुत दिनों के बाद कविता दिखाई पड़ रही होगी। हमने कविता का वाचन किया था, तब आप श्रोतागण के रूप में सुन रहे थे। आइए
अब हम साथ साथ इसके पाठक बने। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। आशा है बच्चों आपने इस कविता को मेरे साथ साथ पढ़ा और इसका आनंद भी लिया। इसी प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में नागार्जुन की अन्य कई कविताओं का भी जिक्र किया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कविता है बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है कविता को आप ढूंढने का प्रयास करेंगे और पुनः उस कविता का वाचन करेंगे। आप महसूस करेंगे कि बहुत दिनों के बाद कविता का जो ग्रामीण परिवेश है, प्राकृतिक सुषमा का जो चित्रण है, वह उस कविता से कहीं न कहीं मेल खाता है। तो बच्चों आशा है कि अब आपने कविता के पढ़ने की शैली को भी जान लिया है, कविता के अर्थ को जान लिया है, शब्द निधियों के माध्यम से शब्दों से परिचित हो चुके हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपनी समझ को संपूर्ण रूप से विकसित कर लिया है। अगली कक्षा में हम पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।